मालेगांव बॉम्ब धमाके मामले में आज मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस मामले के आरोपी नंबर 11 के वकील प्रकाश सारचंगेकर हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले में किस तरह से जज ने अपना फैसला सुनाया। सर, आप कौन से एक्यूज के लिए लॉयर थे और उनका क्या रोल था इसमें? जी, सुधाकर चतुर्वेदी और बाकी 3 एक्यूज़ के लिए मैं इस केस में था। जो बाकी 3 लोग थे, उनको चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे ही डिस्चार्ज किया गया था और जो एक आरोपी था सुधाकर चतुर्वेदी, जिसके ऊपर एलिगेशन था कि वो एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, जिसके घर पे आरडीएक्स लाया गया था और वो इसमें इन्वॉल्व था। तो ये जो सब केस इसमें चला, तो कोर्ट ने आज पाया कि प्रोसिक्यूशन टोटली फेल हुई है प्रूव करने के लिए कि कहाँ से आरडीएक्स लाया, किसने लाया, कहाँ बॉम्ब बनाया और किसने प्लान किया, कहाँ प्लान किया। क्योंकि इस केस में कोई फॉरेंसिक एविडेंस उस लेवल का नहीं मिला है जिस पे से वो ये चीज़ें सब प्रॉपरली प्रूव हो। अलग अलग एजेंसीज ने इसमें जांच की थी। पहले लोकल पुलिस, फिर एटीएस, फिर एनआईए, इस तरह की जांच हुई। तो इन जांचों में कौन कौन सी चीज़ें बदलती चली गई? जी, ऐसा है कि एटीएस ने जो जांच की थी 2009 में और 11 में जो चार्जशीट डाली थी, उसमें कई सारे विटनेस का यही कहना था कि उनको टॉर्चर करके उनके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। हमारा भी ये कहना था कि चतुर्वेदी के घर पे एक एटीएस के अधिकारी ने आरडीएक्स प्लांट किया था और ये बात एक आर्मी के अधिकारी ने खुद देखी थी और उन्होंने बताया भी था। तो जो एटीएस का इन्वेस्टिगेशन जब एनआईए ने टेक ओवर किया, तो एनआईए ने इसमें पाया कि सारे विटनेसेस जो है उनको डरा धमका के उनसे स्टेटमेंट लिए गए हैं। जो मौका लगाने के लिए खींच के 2 केसेस राकेश धावड़े के ऊपर डाले थे, जो केस में से राकेश धावड़े को एक्विट हो गया और इस केस में से डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए जानबूझ के सिर्फ केस बड़ा दिखाने के लिए बड़े नाम इसमें लिए गए और बड़े बड़े कानून इसमें लगाए गए। 17 साल बाद इसका फैसला आया है, तो इस 17 साल में आपके जो क्लाइंट थे, उन्होंने किस तरह का वक्त जो है वो फेस किया? इसके अलावा पूरे ट्रायल के दौरान क्या हुआ? ये ऐसा है, 17 साल के 17 दिन भी जेल में बहुत मुश्किल होते हैं और ये तो इतने सालों से टेररिस्ट का स्टैंप लेके माथे पे लेके घूम रहे थे। इनको इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त और सोसाइटी ने ऑलरेडी बॉयकॉट किया था। मीडिया में हर बार ऐसे इनके फ़ोटो और ये आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह से ये करना। इस मामले में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि बाइक में बम ब्लास्ट हुआ, इसके बाद बॉम्ब्स को असेंबल करना, लेफ्टिनेंट पुरोहित का इसमें इन्वॉल्व होना, साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम आना। तो ये सारी चीज़ें जो थी, कोर्ट में कैसे प्रूव नहीं हो पाई? जी, बाइक जो साध्वी की है, ये केस था प्रोसिक्यूशन का, तो बाइक का चेसिस नंबर और इंजन नंबर से वो प्रूव नहीं कर पाए कि ये बाइक उनकी थी। उसके बाद ये बाइक पे ही प्लांट किया था, ये भी प्रूव नहीं कर पाए क्योंकि बाइक का जो पेट्रोल का टंकी था वो इंटैक्ट था। जो बड़े जो ब्लास्ट था हाँ, जिस इंटेंसिटी था वो हिसाब से बाइक पे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखा। तो कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई। उसके बाद जो अ, अ, ये इंटरसेप्ट किए थे कॉल्स इनके, वो प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं थे, ये भी कोर्ट ने देखा, इसलिए उसको रिलाई नहीं कर सकते ये कहा। और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को लेकर क्या कहा? कर्नल पुरोहित को लेकर कोर्ट ने कहा है कि वो अ, कश्मीर में थे और उन्होंने आरडीएक्स लाया, ऐसे प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। तो हमारे साथ है एडवोकेट प्रकाश सारचंगेकर। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।